नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है केरल का भाषा विधेयक। वास्तव में ये केरल का जो भाषा विधेयक है ये भाषाई अधिकारों, संवैधानिक सीमाओं और अंतर्राज्यीय स्थल राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप इसको इस तरह से समझिए, या आप में से बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि अगर केरल एक राज्य है जो अगर अपने नागरिकों के लिए, अपने राज्य के लिए कोई कानून ले आना चाहता है तो उसमें कर्नाटक को क्या ही हस्तक्षेप हो सकता है, और कर्नाटक को क्या अधिकार है कि उसके मामले में वो हस्तक्षेप कर सके। तो आपको बता दें कि हमारा संविधान किसी के भी अधिकारों के लिए आपको लड़ने की छूट प्रदान करता है कि आप अन्य किसी के अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। तो कर्नाटक को ऐसा लगता है कि जैसा केरल मलयालम भाषी लोगों के लिए एक नया कानून बना रहा है, तो कर्नाटक को ऐसा लगता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़ भाषी रहते हैं उनके भाषाई अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। क्या है संवैधानिक मान्यता, क्या है भाषाई अधिकार और क्या राजनीति है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इस विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नया भाषा विधेयक कर्नाटक राज्य के साथ संवैधानिक विवाद का केंद्र बन गया है। कर्नाटक ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया है। यह मामला अंतर्राज्यीय भाषाई अधिकारों और संघीय ढांचे की मजबूती पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। मामला क्या है? मामला यह है कि केरल का जो सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटक से साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है काझारकोड। काझारकोड डिस्ट्रिक्ट में है तो वो केरल का भाग, लेकिन वहाँ बहुत सारे कन्नड़, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत सारे कन्नड़ भाषी लोग भी रहते हैं। हालांकि ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद सीमांकन, जब राज्यों का सीमांकन हुआ था तब से चला आ रहा है। उस वक्त भी तत्कालीन रियासत जो मैसूर, जो आज का कर्नाटक है, उस वक्त मैसूर हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था कि ये काज़रकोड हमें चाहिए, हमारा होना चाहिए, लेकिन वो केरल के हिस्से गया था। विवाद की जड़ें वहाँ से हैं। समझते हैं संवैधानिक सीमाओं को कि संविधान क्या कहता है, भाषाई अधिकार आपके क्या हैं और क्या विवाद है। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 345 की। राज्य की राजभाषा के संदर्भ में ये अनुच्छेद 345 कहता है, और कहता है कि किसी भी राज्य को अधिकार है राज्य विधानमंडल को अपने राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक या अधिक को राजभाषा घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद 345 का प्रयोग करते हुए केरल राज्य ये विधेयक ला रही है ताकि उसके राज्य में प्रयोग होने वाली मलयालम भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सके। दूसरा आते हैं अनुच्छेद 347 पर। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही समझा था कि कई बार ऐसा होगा कि बहुसंख्यक आबादी किसी अन्य भाषा को सपोर्ट कर रही होगी, किसी अन्य भाषा का समर्थन कर रही होगी, जबकि कुछ अल्पसंख्यक वहाँ फंसे हुए होंगे। इतना विविधतापूर्ण देश है हमारा, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की ताकि राज्य मनमाने तरीके से किसी के अधिकारों का हनन न कर सके। उन्होंने 347 के तहत व्यवस्था दी है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम होते हैं, यहाँ भाषाई लग गया अल्पसंख्यक के पीछे। इसका मतलब ऐसे लोग जिनकी भाषा कम लोग बोलते हैं उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक बोलते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। इसमें किया गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलवा सकें। कर्नाटक ने राष्ट्रपति से कर्नाटक ने राष्ट्रपति से इसी आर्टिकल 347 के तहत हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है कि आप हस्तक्षेप करिए और उस डिस्ट्रिक्ट, काजरकोट डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती इलाकों में जो भी कन्नड़ भाषी रहते हैं उनको भी मान्यता प्रदान करें। जबकि अगर आप केरल के तर्क की बात करेंगे तो केरल का तर्क इस विषय में ये है कि ये केवल प्रशासन की
शक्ति को, प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए। हालांकि कई मामले में ये सही भी होता है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा हमेशा कम्युनिकेशन का सबसे प्रबल माध्यम रहा है। कम्युनिकेशन का माध्यम आपको पता है केवल भाषा नहीं होता है, बोलना एक माध्यम है, देखना भी कम्युनिकेट करता है, इशारा करना भी कम्युनिकेट करता है। लेकिन जो सबसे प्रबल माध्यम हमारे मानव समाज में अपनाया गया है वो भाषा ही है। तो भाषा का विवाद नया नहीं है, भारत में हमेशा बना ही रहता है, कुछ न कुछ आता सुनने में आता ही रहता है। ऐसे में दोनों राज्यों की अपनी अपनी दलील है, जिसको सुनकर केंद्र सरकार हो सकता है इंटरवीन करे इसमें। अगर राष्ट्रपति महोदय इसमें इंटरवीन करते हैं तो मामला कुछ और बनेगा, अदरवाइज़ केरल अपना विधेयक पारित कर ही लेगा। देखते हैं उस पर जो भी अपडेट होगा उसको हम आगे देखेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल का विस्तार। सबसे पहले आप ये समझिए कि आर वेंकट रामड़ी को कार्यकाल विस्तार दिया गया है। कार्यकाल विस्तार देने के क्रम में जो प्रेस विज्ञप्ति भारत सरकार की तरफ से जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में चल रहे कानूनी मामलों को में निरंतरता बनाए रखने के लिए इनके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया जाता है। इनके कार्यकाल को संभवतः 2 साल का विस्तार दिया गया है, कन्फ्यूजन है, मैं पिन कर दूंगा इसको कमेंट में। इनके कार्यकाल को 2 साल का या 1 साल 2027 तक का शायद विस्तार दिया गया है। जी हाँ, 2 साल का विस्तार दिया गया है। नवंबर 2027 तक का विस्तार दिया गया है संभवतः। भारत सरकार ने आर वेंकट रमण की अटॉर्नी जनरल के पद पर विस्तार प्रदान कर दिया है। यह पद देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी का होता है। यानी अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो भारत देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये इस पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भी है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद की बारे में चर्चा की गई है। अटॉर्नी जनरल के अधिकारों की बात करेंगे तो हमने आपको बताया ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। साथ ही इसे संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बैठने, बोलने और सुनने का अधिकार होता है। हालांकि वोटिंग राइट इसके पास नहीं होते हैं। साथ ही ये इसको भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यानी कैबिनेट मंत्री को जो सेवाएं, जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं इनको भी मिलती हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये राज्य का यानी स्टेट सेंटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए एएसजी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की तो कार्यकाल को बढ़ाया गया है, साथ में सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, यानी आप अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक संवैधानिक पद है, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो एक वैधानिक पद है। वो उसे कानून के माध्यम से सृजित किया गया है अटॉर्नी जनरल के कामों को कम करने के लिए, उनके भार को कम करने के लिए सॉलिसिटर जनरल के पद को बनाया गया है। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एएसजी यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सबसे पहले आपका आते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के 3 नए एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विधिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो एएसजी सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं और सरकारी मामलों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। न्यायालय में बढ़ते मामलों और जटिल संवैधानिक प्रश्नों के कारण यह कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी के पद सृजित किए गए हैं। इनको आप इस तरह से समझिए कि अगर जो हमारा अटॉर्नी जनरल का पद है वो संविधान के साथ मान्यता प्राप्त करता है, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, जबकि सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के जो पद हैं वो वैधानिक पद हैं। उन्हें कानून के द्वारा बनाया गया है, विधेयक पारित करके बनाया गया है। उसके बाद जो इनका क्रम आपको हमने बता ही दिया है। मेम्पा प्रभाव एक रहस्यमय घटना। सामान्यतः जब आप यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया होता है, यूपीएससी इस तरह के प्रश्न खूब पूछता है, उनका ये फेवरेट एरिया है। सामान्यतः आम व्यक्ति की राय ये हो सकती है कि एक गर्म पानी यानी एक गर्म आइसक्रीम और एक ठंडी आइसक्रीम अगर दोनों को एक साथ जमने के लिए एक ही टेम्परेचर पे रखा जाए तो पहले कौन सी जमेगी? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। हम सब समझेंगे, सामान्य व्यक्ति जब तक इस प्रभाव को पढ़ता नहीं तब तक उसे ऐसा लगता है कि ठंडी आइसक्रीम जल्दी से जम जाएगी क्योंकि वो पहले से ठंडी है,
जबकि होता इसके विपरीत है। पहले इसे जादू से जोड़कर देखा जाता था, हालांकि अरस्तू ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पहली बार इस परिघटना के बारे में चर्चा की थी, जिसे 1960 के दशक में मेम्पा नामक एक स्टूडेंट ने इसको वेरीफाई किया। और वर्तमान, क्योंकि आज ये चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे बेंगलोर स्थित संस्थान ने इस पर नई फिजिक्स की एक व्याख्या दी है। चलिए समझते हैं क्या है ये। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से क्यों जमता है? JNCASR के वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन पहेली को सुलझाया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने आपको बता दिया। अरस्तू ने सर्वप्रथम इस घटना को देखा था। पुनर्खोज 1960 में एरस्टो मेम्पा ने इसे पुनर्जीवित किया था। भारतीय अनुसंधान बेंगलोर द्वारा सुपर कंप्यूटिंग सिमुलेशन, सुपर कंप्यूटर में सिमुलेशन मेथड होता है, जो आप समझते हैं सुपर कंप्यूटर्स का मेन कार्य यही होता है, सिमुलेट करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को बिना किए हुए ही ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसे घटना घट रही होगी, इस तरह का सिमुलेशन करते हैं। जैसा आप परमाणु बम के बारे में भी समझते हैं कि परमाणु बम बनाने की और उसको ट्रायल करने का जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद इसे सिमुलेशन बोलते हैं। यानी परमाणु बम को जब भारत ने 1999 में परमाणु बम का परीक्षण किया, तो परीक्षण करने में छोटा छोटा परीक्षण किया जाता है। परमाणु बम आपको पता है कितना ताकतवर होता है, क्या कर सकता है, तो बहुत छोटे अमाउंट का परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। बाकी कंप्यूटर पे उस बम की प्रतिक्रिया क्या थी, जैसे आप ये समझिए, एक सिप आपने, एक मैगी का बाउल है, उसमें से आपने एक मैगी का चम्मच खाया और आपने टेस्ट डिकोड कर लिया कि पूरी मैगी का टेस्ट, क्योंकि वही तो होगा, ऑलमोस्ट वही टेस्ट होगा ना जो एक चम्मच का टेस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। अंतर ये हो सकता है कि जो आपने पहला स्पून मैगी खाया तो वो मैगी का सबसे ऊपरी पार्ट था, तो मे बी वो थोड़ा सा अभी एज़ कंपेयर नीचे वाले पार्ट की कंपेयर में थोड़ा सा कच्चा हो, क्योंकि अंदर भाप है और वो उसको गर्म कर रही है। बाद में आपको खाते खाते जब तक ख़त्म समय लगेगा तब तक हो सकता है नीचे वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हो एज़ कंपेयर ऊपर, तो थोड़े अंतर हो सकते हैं। इन्हीं अंतर को डिसाइड करने के लिए और इन्हीं अंतर को भरने के लिए सिमुलेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी हमारे जो सुपर कंप्यूटर हैं वो मान लेते हैं कि अगर इतना, ये समझिए कि एक पार्टिकल है, यूरेनियम है, कि इतना यूरेनियम रखने पे इतना ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट की ये तीव्रता है, ब्लास्ट का ये प्रभाव है, तो अगर हम इस तरह का यूरेनियम रखेंगे, इस तरह से इन चीज़ों को अलग अलग एंगल बना कर रखेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस तरह से एमुलेट कर लेते हैं। वही यहाँ पे किया गया है। नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स, इसको नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रभाव गैर संतुलन भौतिकी से संबंधित है। जब पानी संतुलन अवस्था से दूर होता है तो उसके अणुओं की व्यवस्था और ऊर्जा वितरण असामान्य होता है। गर्म पानी में अणुओं की तीव्र गति और विशिष्ट संरचनात्मक व्यवस्था जमने की प्रक्रिया को त्वरित कर सकती है। ये नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स जो है वो ये कहता है कि जब गर्म पानी जो होता है उसमें आप ये समझिए कि जो उसके अणु होते हैं उनकी गति बहुत तीव्र होती है, तो वो तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है, ऊर्जा बहुत तेज़ी से मुक्त हो सकती है। जबकि जो, इसे आप शॉर्टकट रास्ता समझ लीजिए, बर्फ़ के अणु पहले जम चुके होते हैं, यानी कि जो ठंडा वाला पानी है उसके अणु पहले ही बहुत सुस्त हो चुके होते हैं, तो उनके पास नया रास्ता खोजने के कम चांसेस होते हैं। उनको एक स्पेसिफिक मार्ग से, इसी तरह समझिए कि उनको एक स्पेसिफिक जो मार्ग है जो सच में उस रास्ते से ही जाना है, वो रास्ता खोजना होगा। जबकि इनके पास पूरा फील्ड खाली होता है, इनको दौड़ना है बस चारों तरफ से। इस तरह से इनके जमने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः तीव्र होती है। अच्छा, जो इसके मतलब पुरानी व्याख्या जो थी, जो इससे अब तक हम समझते आए थे, उसमें कुछ अन्य प्रभाव भी बताए जाते हैं। जैसे उसमें से एक प्रभाव ये ले लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पीकरण, यानी कि गर्म पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। ऐसा एक बहुत कम अमाउंट में इसका असर पड़ता है, लेकिन असर तो पड़ता है। इसको इस तरह समझिए कि अगर एक गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, तो गर्म पानी का थोड़ा बहुत अमाउंट वाष्पीकृत हो जाएगा, वातावरण में वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे उस पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भी क्वांटिटी कम होने से कम पानी को जमने में कम समय लगेगा। तो ये एक कारण दिया जाता है। सही भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत नेग्लेक्टेबल होता है, एक तरह से बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है। लेकिन वही बात कि विज्ञान में प्रयोग को प्रयोग को मौलिक माना जाता है, और प्रयोग के आधार पर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है।
दूसरा अगर हम बात करेंगे कन्वेंस करंट, जो कन्वेक्शन करंट होती हैं, संवहन धाराएं होती हैं, बर्तन और जल के बीच जो तापांतर होता है उसके कारण भी जो गर्म पानी होता है वो जल्दी जम जाता है। ये कुछ कारण हैं जो सामान्य रूप से मान्य थे, लेकिन ये जो नया है नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स का कारण ये उसमें ऐड हो गया है। आकाश एनजी मिसाइल भारतीय रक्षा की नई उपलब्धि। हमने आकाश के बारे में पहले ही चर्चा की थी कि ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और अब ये अपने तमाम परीक्षणों के बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में कमीशन होने के लिए, आप ध्यान रखिएगा इस शब्द को, कि जब कोई हथियार होता है जिसे भारतीय सेना एक्सेप्ट करती है या भारतीय वायुसेना या भारतीय सेनाओं का कोई भी डिवीज़न, तीनों कोर जो डिवीज़न है उनमें से कोई भी जब किसी हथियार को एक्सेप्ट करता है तो कहा जाता है कि ये हथियार कमीशन प्राप्त कर लिया। जिस तरह हमारा एक, जैसे हम और आप जब भारतीय सेना में अगर कोई आप जैसे लेफ्टिनेंट बनते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको कमीशन मिल गया, भारतीय सेना में आप लेफ्टिनेंट में कमीशन आ गए हैं। ऐसा ही जब कोई हथियार उनमें शामिल किया जाता है तो उसे भी कमीशन किया जाता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसे रिटायर भी उसी तरह से, जैसे एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, जो डॉग स्क्वाड्रन के कुत्ते होते हैं उनको भी कमीशन किया जाता है, उनको भी रिटायर किया जाता है। सेना की ये परंपरा है। तो आकाश तैयार है अब, और जो पुरानी आकाश थी, जो न्यू जनरेशन आकाश है, ये पुरानी आकाश से बहुत ज़्यादा उन्नत है। हमने बात की थी कि ये कनस्तर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिसाइल है। कनस्तर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, अच्छा कई बातें हमने उस दिन की थी। हमने ये भी किया था कि जो हमारा नया आकाश है, ये पुराना वाला, ये जो हमारा ये लॉन्चर है, जिसे आप लॉन्चर देख रहे हैं, इसको बिना बदले केवल हमने मिसाइल को बदला है, यानी हमने अपने रक्षा खर्च को भी बहुत कम बना के रखा है। मारक क्षमता हम लगभग 80 किलोमीटर कर चुके हैं, जबकि पुराने आकाश की मारक क्षमता मात्र 25 से 30 किलोमीटर थी। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। साथ ही इसका एल्टीट्यूड की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, तो वो 20 किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर, यानी इसको आप एक इस सुरक्षा तंत्र को आप एक हाफ बाउल की तरह समझ सकते हैं। 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी कि ये दिल्ली हो गया, समझिए इस तरह से, और ये हो गया हमारा, क्या लेंगे, जैसलमेर। जैसलमेर, दिल्ली तो बहुत दूर हो जाएगा जैसलमेर से, फिर भी इस तरह समझिए आप कि जैसलमेर क्योंकि बॉर्डर है, तो बॉर्डर एरिया में कोई जहाज़ अगर दुश्मन का जहाज़ उड़ते हुए आता है तो वो जहाज़, जो अधिकतम जहाज़ जो लड़ाकू विमान होते हैं, कई बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है, अगर आप इसे फिट में चेंज करेंगे तो 20,000 फिट हो जाएगा, यानी। और जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो लगभग 8,500 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8.5 किलोमीटर है, जबकि ये जो मिसाइल की एल्टीट्यूड है वो 20 किलोमीटर है। ऐसे में समझिए माउंट एवरेस्ट से लगभग डबल का सपोर्ट प्रदान करता है ये मिसाइल क्षमता। इसलिए ये अपने आप में एक पूरा हाफ बाउल का संरक्षण सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल यूजर इवोल्यूशन ट्रायल पूर्ण हुए हैं। यह मिसाइल 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी पर उच्च गति वाली हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें जो अपडेट किए गए हैं, एक तो इसका रेंज बढ़ाया गया है, दूसरा इसका जो लॉन्चर था उसे बिना बदले केवल मिसाइल को अपडेट किया गया, जिससे अपने रक्षा खर्च को भी काफ़ी बचा लिया गया है। साथ ही इसको कनस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड किया गया, जिससे ये पर्यावरणीय सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देता है। हमने ये बहुत अच्छे से चर्चा की थी आपके साथ कि यूपीएससी अगर ये पूछता है कि क्या कनस्तर टेक्नोलॉजी से फायर कोई मिसाइल पर्यावरण के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखती है, तो बिल्कुल हाँ। अगर कनस्टर टेक्नोलॉजी से कोई मिसाइल फायर की जाती है तो वो एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखती है। कैसे रखती है? क्योंकि कनस्टर टेक्नोलॉजी में कुछ गैसेस होती हैं, कुछ एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मिसाइल को बंद करके रखा जाता है। जैसे ही कनस्टर फायर होता है, मिसाइल को पहले धक्का दिया जाता है, जिससे जो स्टार्ट करने के लिए थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा ईंधन फूकने की ज़रूरत होती है, मिसाइल को वो नहीं करना पड़ता है, और वो आसानी से कुछ मीटर की दूरी पे हवा में पहुंच जाती है। वहाँ से वो अपने इंजन को ऑन करती है और वहाँ से वो फ्यूल का यूज़ करती है। तो जो प्रारंभिक थ्रस्ट उसे मिल जाता है विदाउट एनी लॉसेस ऑफ फ्यूल, वो उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है, जिससे इन्वायरमेंट को भी लाभ होता है।
डिजिटल रुपया भारत की CBDC पहल। डिजिटल रुपया क्या होता है आपको पता है, इसको पहले भी हमेशा शेयर कर चुके हैं। 2022 से RBI पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रक्रिया को कर रहा था डिजिटल रुपया को। जैसे आपका फ़ोन पे या गूगल पे होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपके मनी को ट्रांसफ़र करते हैं या आपको मनी उपलब्ध कराते हैं। जबकि ये जो डिजिटल रुपया एक वॉलेट होगा, ये खुद एक रुपया होगा, इसको एक रुपया की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। ये जो रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर। तो ये जो डिजिटल रुपया है इसको भी RBI जारी करेगा और ये उसी तरह उतना ही वैध लीगल टेंडर होगा जितना आपका नोट होते हैं। जिस तरह आपके जेब में पड़ा हुआ नोट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसी तरह डिजिटल रुपया पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इससे परचून की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक भी खर्च किया जा सकेगा। यहाँ पे तकनीकी बात क्या है, तकनीकी बात ये है कि ये रुपए की भांति पूर्ण लीगल टेंडर होगा, अर्थात इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। ये एक पूर्णतः वैध मुद्रा है। HDFC का स्मार्ट गेटवे एकीकरण। HDFC बैंक ने व्यापारियों के लिए स्मार्ट गेटवे में RBI के डिजिटल रुपए को एकीकृत किया है। शून्य लेन देन शुल्क, तत्काल निपटाना और बेहतर वित्तीय समावेशन। जो अभी तक था, कई बार MDR के बारे में आपने सुना होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। लेन देन करने पर व्यापारी को एक MDR देना पड़ता है। खासकर क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कि अगर वो किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे बड़ा पेमेंट करते हैं, बड़े शोरूम क्या छोड़िए, जो लोग रुपे कार्ड यूज़ करते हैं, रुपे का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो भी जानते होंगे ये बात कि अगर वो कई बार छोटे दुकानों के या कहीं भी जब स्कैन करते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि उनका जो मर्चेंट है वो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही MDR होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। क्योंकि जब आप 1000 रुपये का पेमेंट करते हैं, उसमें से कुछ पैसा MDR के तौर पर उस व्यापारी के खाते में ना आकर सरकारी खाते में चला जाता है, यानी कि MDR उस बैंक के खाते में, मर्चेंट के खाते में चला जाता है जो उसको प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसे में उस चीज़ों से बचने के लिए जो छोटे लोग हैं, जिनका उतना बड़ा धंधा नहीं होता है, वो MDR यानी कि उस करंट अकाउंट से रुपे कार्ड को ब्लॉक करके रखते हैं। और कई बार हमने देखा है कि मार्केट में जो बड़े बड़े सप्लायर हैं या बड़े यूज़र भी हैं, वो क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते ज़रूर हैं, लेकिन MDR जो एक्चुअल में विक्रेता के ऊपर अप्लाई होना चाहिए था, वो क्रेता के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से पैसा दे रहा है तो वो कहते हैं कि इसमें का इतना पैसा तुम हमें और दो, 1 लाख देना है तो 1,03,000 रुपये दो, क्योंकि ये 3,000 रुपये हमारा कट जाएगा। जबकि नियम से वो पैसा, आप अपने अधिकारों को जाने, MDR का जो पैसा है वो विक्रेता को देना होता है, लेकिन विक्रेता उन्हें क्रेता से वसूलते हैं। इन सब चीज़ों को, इन सब खामियों को दूर करने के लिए इस तरह का डिजिटल रुपया RBI की एक बढ़िया उपलब्धि होगी। संस्कारशाला और मूल्य शिक्षा। शिक्षा जो हमारी है, ये संस्कारशाला कहाँ का मिशन है? तो असम का ये मिशन है। यही महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रश्न अगर सिंगल वन डे एग्ज़ाम में बनता है तो यही बनेगा, संस्कारशाला किस राज्य का इनिशिएटिव है? तो ये असम का इनिशिएटिव है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसमें जो मूल्य शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो महत्व दिया गया, उसी को लेकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्य आधारित शिक्षा को प्रमुखता देती है। असम का यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा पर फोकस करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ उसका कम्युनिकेशन बैठाता है, यानी आपका एक बच्चे का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। जैसे आपको डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए, आपको अनावश्यक रूप से अगर कोई बल्ब जल रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उनको आपको समझने में मदद करता है। किस तरह से आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं बिना कुछ खर्च किए हुए। नैतिक चरित्र निर्माण करता है, ताकि वो हमारे देश में वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उनको आप देख ही रहे हैं। उन सब से बचाने के लिए बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, नैतिक चरित्र का निर्माण बहुत ज़रूरी होता है। सदाचार जो है वो सबसे आवश्यक है। तो सदाचार को बनाए रखने के लिए शिक्षा नीति में जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन्हीं प्रयासों को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए संस्कारशाला असम का एक इनिशिएटिव। तक्षशिला
प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र तक्षशिला, आपको वही तक्षशिला जहाँ पर आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दी थी, वर्तमान में पाकिस्तान में है। करंट में क्या आया है तो आप ये समझें कि एक भीड़ टीला है, बस यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। भीड़ टीला के बारे में जान लीजिए। भीड़ टीला में हुआ क्या है, 2000 साल पुरानी वस्तुएं इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को उजागर करती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं नई पाई गई हैं वहाँ पे भीड़ टीला में, इसलिए ये करंट का विषय बना हुआ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। भीड़ टीला कहाँ है तो भीड़ टीला तक्षशिला पाकिस्तान में है। एक नज़र में अन्य महत्वपूर्ण समाचारों पर जानते हैं तो ISO 42001 प्रमाणन एक कंपनी है, कंपनी का नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, FSS। ये कंपनी है जिसे AI प्रबंधन के लिए यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली वैश्विक भुगतान कंपनी बन गई है। यानी AI प्रबंधन के लिए यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली वैश्विक कंपनी कौन है तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, FSS है। तैमूर ALCM मिसाइल, पाकिस्तानी वायुसेना ने तैमूर ALCM मिसाइल का हाल ही में टेस्ट किया है, वो चर्चा में है। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।